हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम आरपीएम एग्री नॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सेकेंड, जो कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर में आपकी सब्जेक्ट है। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी हमने एक वीडियो आपका बनाया है, तो जो भी व्यूअर्स वीडियो को नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट है जो प्राणी विषयों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड, अर्थात जो पेस्ट को मारने के लिए दवाएं प्रयोग की जाती हैं उसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण है। पहला है कीटनाशी या इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड जो कि कीटों को मारने के लिए प्रयोग की जाती है तो उसे हम इंसेक्टिसाइड बोलते हैं। अगला है सूत्रकृमिनाशी या नेमेटिसाइड, जो दवाएं या जो रासायनिक पदार्थ सूत्रकृमियों को मारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सूत्रकृमिनाशी या नेमेटिसाइड्स के नाम से जानते हैं। अगला है अष्टपदनाशी या एकैरिसाइड्स, जो माइट्स को मारने के लिए दवाएं प्रयोग की जाती हैं, रासायनिक पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम एकैरिसाइड्स या अष्टपदनाशी के नाम से जानते हैं। अगला है मूषकनाशी या रोडेंटिसाइड्स, जो चूहों के विरुद्ध जो रासायनिक दवाएं प्रयोग की जाती हैं चूहों को मारने के लिए, तो उसे हम मूषकनाशी या रोडेंटिसाइड्स के नाम से जानते हैं। अगला है मोलस्कीसाइड्स। ये जो दवाएं होती हैं मोलस्का समुदाय के जीवों को मारने के लिए प्रयोग की जाती हैं, जैसे स्नेल हैं, घोंघा वगैरह है, उनको मारने के लिए जो दवाएं प्रयोग करते हैं उसे हम मोलस्कीसाइड्स के नाम से जानते हैं। अगला है कवकनाशी या फंगीसाइड्स, जो कि कवक को मारने के लिए प्रयोग करते हैं, जो उसको हम कवकनाशी या फंगीसाइड्स के नाम से जानते हैं। अगला है खरपतवारनाशी या वीडीसाइड्स। इसमें जो खरपतवार को नष्ट करने के लिए दवाएं या रासायनिक पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं उसे हम खरपतवारनाशी या वीडीसाइड्स के नाम से जानते हैं। अगला है पॉइंट जो कि आपके इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड या अकार्बनिक कीट विष होते हैं, उसमें पहला है आर्सेनिक कंपाउंड या आर्सेनिक यौगिक। इसमें आपके लेड आर्सेनेट आता है, कैल्शियम आर्सेनेट है, पेरिस ग्रीन है, बेसिक कॉपर आर्सेनेट है। तो इसमें जो आर्सेनिक कंपाउंड है ये आपके अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड ग्रुप में है। अगला है फ्लोरीन कंपाउंड। जो फ्लोरीन यौगिक होते हैं ये अधिक विषैले होते हैं कीटों के लिए, लेकिन जो स्तनधारी होते हैं उनके लिए ये कम विषैले होते हैं और ये पौधों के लिए आर्सेनिक की अपेक्षा थोड़ा बहुत सुरक्षित भी होते हैं। जबकि आर्सेनिक आपका जो आर्सेनिक कंपाउंड्स हैं उस प्रकार के इंसेक्टिसाइड पौधों के लिए भी घातक होते हैं। अगला है सल्फर कंपाउंड्स या जो गंधक या इनके यौगिक के द्वारा जो दवाएं बनाई जाती हैं, इसमें सल्फर कंपाउंड्स का बेसिकली जो प्रयोग है वो तीन प्रकार से किया जाता है। एक तो आपका इंसेक्ट मारने में, दूसरा है कवकों को मारने में, और तीसरा है ये आपके न्यूट्रिएंट का भी कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये तीनों प्रकार से एग्रीकल्चर में इसका यूज होता है। अगला है फास्फोरस कंपाउंड या फास्फोरस यौगिक। इसके द्वारा जिंक फास्फाइड बनाई जाती है, जो अधिकतर चूहों, टिड्डों और झींगुर के विरुद्ध, जो क्रिकेट्स होते हैं उनके विरुद्ध विष प्रलोभिका के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला है एंटीमनी कंपाउंड्स। तो इसमें जो एंटीमनी के द्वारा जो कंपाउंड्स हैं यौगिक के द्वारा दवाएं बनाई जाती हैं, इसमें भी जो विष प्रलोभिका है उसके रूप में फल मक्खी एवं थ्रिप्स के विरुद्ध इसका प्रयोग करते हैं। अगला है मरकरी कंपाउंड्स या पारा के यौगिक से जो दवाएं तैयार की जाती हैं इनको हम पारे के यौगिक या मरकरी कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। इसका जो प्रयोग है आजकल काफ़ी कम होता है। अगला है जैसे इसमें आपके मर्क्यूरी क्लोराइड वगैरह है, इसको मिलाकर बनाया जाता है। अगला है बोरान कंपाउंड, जो बोरान यौगिक के द्वारा जैसे आपके बोरेक्स या सोडियम टेट्राबोरेट को तालाबों और जो गोबर की खाद है उसमें मच्छर वगैरह रहते हैं या फिर जो मक्खियों के मैगट्स रहते हैं उनको मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है थैलियम कंपाउंड्स। ये जो थैलियम कंपाउंड्स, इसमें थैलियम सल्फेट मुख्य होता है। इसका प्रयोग भी चींटियों को विष प्रलोभिका के रूप में करते हैं। अगला पॉइंट है ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड ऑफ प्लांट ओरिजिन। ये निकोटीन, इसमें पहला है निकोटीन, जो कि तंबाकू की जातियों से निकाला जाता है। निकोटीन
निकोटियाना टबैकम और निकोटियाना रस्टिका। निकोटियाना टबैकम में ज़्यादा निकोटीन की मात्रा नहीं होती, लगभग इसमें 2 से 5% तक निकोटीन पाई जाती है। इसके अलावा निकोटियाना रस्टिका में 5 से 14% तक निकोटीन पाई जाती है। अगला है पायरेथ्रम। पायरेथ्रम जो है ये इंसेक्टिसाइड क्राइजैंथेमम प्लांट से या गुलदाउदी के नाम से जानते हैं, उसके प्लांट से इसको प्राप्त किया जाता है। अगला है रोटिनोन, जो कि डेरिस प्लांट से इसको प्राप्त किया गया है। अगला है हेलीबोर, जो कि वेरेट्रम के प्लांट से प्राप्त किया गया है। अगला है राइनिया, जो कि राइनिया स्पेसियोसा प्लांट से प्राप्त किया गया है। अगला इंसेक्टिसाइड है सेवेडिल्ला, जो कि सिनोकोलन नामक प्लांट से तैयार किया गया है। अगला है क्वेसिया, जो कि क्वेसिया प्लांट से तैयार किया गया है। अगला है रिसिनिन, जो कि रिसिनस कम्युनिस या अरंडी के प्लांट से तैयार किया गया है। अगला है स्कैब्रिन, जो कि हेलियोप्सिस प्लांट से तैयार किया गया है। अगला है एजाड्रिक्टिना, जो कि नीम के प्लांट से तैयार किया गया है, जो कि जिसका बॉटनिकल नेम एजाड्रिक्टिका इंडिका होता है। अगला है एनोनिन और एक्रोरिन, ये दो आपके यहाँ पर, जिसमें एनोनिन ये शरीफा के प्लांट से तैयार किया गया है, प्राप्त किया गया है। अगला है जो आपका लास्ट एकोरिन, ये एकोरिन कैलेमस, जिसको हम स्वीट फ्लैग के नाम से जानते हैं, उसके जड़ों से निकाला जाता है। तो ये ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड जो कि प्लांट के ओरिजिन या पौधे से प्राप्त किए गए हैं, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला है क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन समूह के कीटनाशी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित हुए, इन्हें आधुनिक विषयों के अंतर्गत रखते हैं। अगला पॉइंट है डीडीटी। डीडीटी का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये इसको फुल फॉर्म को भी याद रखना, क्योंकि कहीं कहीं पर इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। इसका केमिकल फार्मूला C14H19Cl5 होता है। इसको सर्वप्रथम 1874 में जीडलर के द्वारा संश्लेषित या सिंथेसिस किया गया था, और इसमें कीटनाशक गुण का पता 1939 में मुलर द्वारा खोजा गया, और इसको पहली बार एग्रीकल्चर में 1941 में यूज़ किया गया था, और यूएस ने इसको 1972 में बंद कर दिया था, बैन कर दिया था, और भारत में भी 1989 में इस डीडीटी को बैन कर दिया गया कि आप एग्रीकल्चर पर्पस इस प्रकार से इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगला है बीएचसी। बीएचसी का फुल फॉर्म होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसको सर्वप्रथम माइकल फैराडे ने 1825 में बनाया था। बीएचसी के कई आइसोमर होते हैं, जैसे अल्फ़ा आइसोमर, इसमें 55 से 70% बीएचसी पाई जाती है। अगला है बीटा। बीटा में 5 से 14% बीएचसी की मात्रा होती है। अगला है गामा। गामा जो आइसोमर है, इसमें 12 से 18% बीएचसी की मात्रा पाई जाती है। अगला है डेल्टा। डेल्टा में 6 से 8% बीएचसी की मात्रा होती है। इसी प्रकार एप्सिलॉन में 1 से 4% बीएचसी की मात्रा पाई जाती है। अगला है ईटा। ईटा में अभी तक ज्ञात नहीं है कि इसमें कितना बीएचसी की मात्रा होती है। जो गामा आइसोमर है, ये सबसे अधिक विषैला होता है, और जो गामा बीएचसी है, इसको हम लेंडेन के नाम से जानते हैं, इसको लेंडेन भी कहते हैं। अगला पॉइंट है सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स। इसमें आपके एम्बुस आते हैं, सिम्बुस नामक दवा आती है, और सुमिसिडीन और डेसिस। इन 3 प्रकार के, यहाँ पर 4 प्रकार के जो पायरेथ्रम के द्वारा संश्लेषित करके बनाए गए हैं इंसेक्टिसाइड, इसमें 4 हैं, एम्बुस, सिम्बुस, सुमिसिडीन और डेसिस। इसके बाद अगला है न्यू इंसेक्टिसाइड्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि नए इंसेक्टिसाइड या कीटनाशी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें पहला है एवरमेक्टिन। एवरमेक्टिन को हम वर्टीमेक के नाम से जानते हैं। इसको स्ट्रेप्टोमाइसिस एवरमाइटिलिस के द्वारा तैयार किया गया है। अगला है स्पाइनोसिन्स।
जो कि इसका व्यापारिक या ट्रेड नेम है ट्रेसर, जो कि सैकरोपोलिस्पोरा स्पिनोसा के द्वारा तैयार किया गया है। अगला है इंसेक्टिसाइड फ्रॉम एनिमल ओरिजिन, जो कि जंतुओं के माध्यम से जंतुओं से ये इंसेक्टिसाइड प्राप्त किया गया है, जिसमें है नेरिस टॉक्सिन जो पॉइजन है, ये मैरीन एनिलिड लम्ब्री नेरिस हेट्रोपोडा से आइसोलेट किया गया था नीता के द्वारा 1934 में। अगला है सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ नेरिस टॉक्सिन, और इसके द्वारा जो यहाँ पर टॉक्सिक नेरिस के द्वारा दवा तैयार की गई है, इसको हम करताप हाइड्रोक्लोराइड या पेडान इसका व्यापारिक नाम है, इसको जानते हैं। अगला है एनिमल सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड, इसमें यह है कोरल, रोनेल और रोडीन। तो यहाँ पर एनिमल जो सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड हैं इनको भी याद रखना है, जो जंतुओं के संश्लेषण के द्वारा कीटनाशी तैयार किए गए हैं जंतुओं से। अगला है सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड विद ट्रेड नेम, इसमें पहला है डाइमेथोएट, जिसको हम रोगार के नाम से जानते हैं। सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड या जो सर्वांगी कीटनाशी होते हैं, इनके ट्रेड नेम भी दिए गए हैं। तो इसमें भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि सर्वांगी कवकनाशी के जो उदाहरण हैं इसमें कौन कौन से हैं, या इसमें आपके विकल्प दिए रहते हैं 4, तो उसमें पूछ सकता है कि इसमें कौन सा नहीं है। तो इसको यहाँ पर ध्यान रखना है। पहला डाइमेथोएट, इसको हम रोगार के नाम से जानते हैं। अगला है ऑक्सी डेमेटोन मेथिल, जिसको हम मेटासिस्टॉक्स आर के नाम से जानते हैं। अगला है फास्फामिडान, जिसको हम डाइमेक्रॉन के नाम से जानते हैं। अगला है मोनोक्रोटोफास, जिसको हम नुआक्रॉन के नाम से जानते हैं। अगला है इसेफेट, जिसको हम एसेटॉफ के नाम से जानते हैं। अगला है इम्डाक्लोप्रिड, जिसको हम कॉन्फीडर के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला है थियामेथोक्सजैम, जिसको हम एक्टारा के नाम से जानते हैं। अगला है एसिटामिप्रिड, जिसको हम प्राइड नाम से जानते हैं। तो ये इधर जो ये ट्रेड नेम है, इनका जो इंसेक्टिसाइड का ट्रेड नेम या बेचने का नाम है मार्केट्स में, इसके नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दोनों प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला है कार्बामेट्स। कार्बामेट्स ये जो आधुनिक संगठित कार्बनिक विष हैं, और इसमें फास्फोरस क्लोरीन तत्व नहीं होते हैं। ये कीटों के लिए काफ़ी तेज स्पर्शक होते हैं, बहुत जल्दी अगर स्पर्श करता है तो ये कीटों के लिए हानिकारक हो जाते हैं। आमाशय एवं दैहिक विष हैं, जबकि इनका स्तनधारियों पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसके कुछ उदाहरण हैं जिनको ध्यान में रखना है। पहला है कार्बरिल, जिसको हम सेविन के नाम से भी जानते हैं, ट्रेड नेम है इसका। आइसोलान है, एल्डी कार्ब है, कार्बोफ्यूरान है, जिसको हम फ्यूराडान के नाम से जानते हैं। अगला है पॉइंट है एट्रोपिन। एट्रोपिन एक एंटीडोट्स या विषनाशक होता है। जब कोई भी व्यक्ति अगर दवा का स्प्रे वगैरह कर रहा तो उस कंडीशन में अगर मानव के शरीर में कोई भी विष जो चला जाता है, तो ये विष को नष्ट करने के लिए एट्रोपिन का प्रयोग किया जाता है, उसको दिया जाता है। इसको हम एंटीडोट्स या विषनाशक के नाम से एट्रोपिन को जानते हैं। अगला है फ्यूमिगेंट्स। ये ऐसे विष होते हैं जो कि साधारण तापक्रम पर स्वयं गैस के रूप में होते हैं, लेकिन या फिर रासायनिक क्रिया या तापक्रम द्वारा गैस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। शुरुआत में गैस के रूप में नहीं होते हैं, जब इस पर कोई रासायनिक क्रिया या ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है तो उस कंडीशन में ये गैस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और वहाँ पर कीटों को मारने के लिए या नष्ट करने के लिए काम में आते हैं। इसमें उदाहरण के रूप में बात करें तो इसमें है कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगला है क्लोरोपिक्रिन, नेप्थलीन, मेथिल ब्रोमाइड, एथिलीन डाइक्लोराइड, HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड। अगला है एल्युमिनियम फास्फाइड, जो कि एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग चूहों के मारने में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें से
जो गैस फास्फीन नाम की निकलती है, जो कि चूहों को मारने के लिए प्रयोग की जाती है। अगला है बांध रसायन या कीमो स्टेरिलेंट्स, जो कि कीटों की प्रजनन शक्ति नष्ट कर देने वाले पदार्थ होते हैं, उसे बांध रसायन कहलाते हैं। तो ऐसे रसायन होते हैं जो कि ज़्यादा विषैले नहीं होते हैं, लेकिन ये कीटों की प्रजनन शक्ति को पूर्णतया नष्ट कर देते हैं। अगर इन रसायनों का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर बांझ मादा अंडे नहीं देती हैं, और कुछ अंडे जो दिए भी जाते हैं उनसे लार्वा नहीं बन पाते हैं। तो ऐसे रसायनों को बांध रसायन या कीमो स्टेरिलेंट्स के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में टेपा, मेटेपा, थायोटेपा, एफोलेट, हेम्पा, कोल्चिसन, फ्यूरोडेंटिन, ये सभी पदार्थ जो कि कीमो स्टेरिलेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। अगला है प्रलोभक पदार्थ या एट्रैक्टेंट। ये जो पदार्थ होते हैं प्रलोभक वाले, ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इनके द्वारा अगर ऐसे पदार्थों को रख दिया जाता है तो वहाँ पर कीट उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उनकी तरफ चले जाते हैं। इसमें कुछ आपके रासायनिक पदार्थ होते हैं, इसके अलावा कुछ फेरोमोन्स होते हैं या ध्वनि एवं प्रकाश तरंगें होती हैं, जिसके कारण कीट इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। जैसे रासायनिक पदार्थ की बात करें तो इसमें यूजिनाल है। अगला यूजिनाल जो फल मक्खियाँ होती हैं उनके विरुद्ध इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है मेथिल यूजिनाल, इसका प्रयोग भी फल मक्खियों के विरुद्ध किया जाता है। अगला है एनेथोल, इसका प्रयोग भी जो एनेथोल है इसका प्रयोग कॉडलिंग मॉथ के विरुद्ध किया जाता है। अगला है फार्मेल्डिहाइड का प्रयोग घरेलू मक्खी या जो हाउस फ्लाई होती हैं उसके विरुद्ध किया जाता है। तो इनकी गंध के कारण कीट इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अगला है फेरोमोन्स और ध्वनि एवं प्रकाश तरंगे। तो फेरोमोन्स में जो फेरोमोन्स यहाँ पर शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम कार्लसन और वुटेनाल्ड ने 1959 में किया था। ये ऐसे रसायन होते हैं जिन्हें अंतरजातीय संचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है और ये गुण में आकर्षी होते हैं। अर्थात जो फेरोमोन्स होते हैं वो कीटों को एक ही जात के जो समूह जो वहाँ पर जीव होते हैं उनके संचार के लिए प्रयोग करते हैं। वहाँ पर कीट अगर फेरोमोन लगा देते हैं तो उनकी तरफ ही खिंचे हुए चले जाते हैं। इनको हम एक्टोहार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। इसको अमेरिका के निपलिंग और विरोजा ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने फेरोमोन्स को निकाला था और पहचान किया और कृत्रिम रूप से संश्लेषित करके कीट नियंत्रण में इसका प्रयोग भी किया था, क्योंकि जिप्सी मॉथ के मादा से इसको निपलिंग और विरोजा के द्वारा इसको निकाला गया था। अगला है मोचक या रेजर। ऐसे जो फेरोमोन्स शीघ्र ही प्रभावी हो जाते हैं उसे हम मोचक या रिलीजर के नाम से जानते हैं। अगला है प्रारंभिक या प्राइमर। इसका प्रभाव जो कीटों के व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन लाता है। ये जो प्रारंभिक या प्राइमर होते हैं, अगर इस प्रकार के ये फेरोमोन्स होते हैं जो कीटों के व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन लाते हैं, इतनी जल्दी इनके द्वारा परिवर्तन नहीं आता है। अगला पॉइंट है प्रतिकर्षण या रिपेलेंट्स। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनकी दुर्गंध या डिटर्जेंट अथवा दुस्वाद या एंटीफीडेंट से कीट इनके उपचारित पदार्थों का तिरस्कार कर देते हैं। अगर वहाँ पर किसी भी पदार्थ को की अगर दुर्गंध इनको मिलती है या दुस्वाद अगर उसको खा लेते हैं तो वहाँ पर जो उपचारित पदार्थ होता है उसका तिरस्कार कर देते हैं, उसको फिर नहीं खाते हैं। इसमें जैसे दुर्गंध में आपके या डिटर्जेंट में ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि कीटों को दूर भगाने का कार्य करते हैं। ये एक ही प्रकार से जो पदार्थ हैं सभी कीटों के लिए प्रतिकर्षण का काम नहीं करते हैं, बल्कि एक विशेष प्रकार के कीट या समूह के लिए ही लाभकारी होते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के जो यहाँ पर रासायनिक पदार्थ होते हैं वो अलग अलग प्रकार के कीटों या समूहों को
अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं, जबकि सभी कीटों को एक ही रासायनिक पदार्थ आकर्षित नहीं कर सकता है। अगला है दुस्वाद या एंटीफीडेंट्स क्या हैं। ये जो दुस्वाद या एंटीफीडेंट्स ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी वजह से कीट दूर नहीं भागते हैं एवं भोज्य पदार्थ पर ही रहते हैं, लेकिन इनके जो वहाँ पर स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं वो क्रियाशील नहीं रह पाती हैं, जिसके कारण ये अपना भोजन रहने पर भी उसको समझ नहीं पाते हैं और वो भूखों मर जाते हैं। तो इसको हम दुस्वाद या एंटीफीडेंट के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है उत्प्रेरक या सिनर्जिट्स। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि स्वयं तो विषैले नहीं होते हैं, अगर होते भी हैं तो वहाँ पर बहुत कम मात्रा में विषैले होते हैं, परंतु इसमें अगर हम दूसरे पदार्थों को मिला देते हैं तो उसकी विषाक्तता को और ये बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम उत्प्रेरक या सिनर्जिट्स के नाम से जानते हैं, जैसे तिल का तेल है और आपका पिप्रोनिल साइक्लोनीन है। इस प्रकार के जो उत्प्रेरक होते हैं, इसको अगर हम किसी भी रासायनिक पदार्थ में जो इंसेक्टिसाइड है अगर उसमें मिलाते हैं तो उसकी विषाक्तता बढ़ जाती है। अगला है प्रसारक एवं आर्द्रक स्प्रेडिंग एंड वेटिंग एजेंट। प्रसारक एवं आर्द्रक ऐसे पदार्थ हैं जिनके मिलाने से जो द्रव का तनाव है वो कम हो जाता है और वो अधिक फैलता है, अर्थात वहाँ पर जो केमिकल्स में या जो भी हम दवा का छिड़काव करते हैं उसका जो द्रव है उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है, जिसके कारण वो पत्तियों पर अधिक मात्रा में फैल जाता है, अधिक एरिया कवर कर लेता है। तो ऐसे पदार्थों को प्रसारक एवं आर्द्रक पदार्थ के नाम से जानते हैं, जैसे साबुन है और सोडियम रोलिल सल्फेट है, बिनोले का तेल है, अंडी का है और अलसी का तेल है। तो ये सभी प्रसारक एवं आर्द्रक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगला है मस्तिष्क हार्मोन या ब्रेन हार्मोन्स। ये जो हार्मोन्स है वो तंत्रिका स्थायी कोशिका से स्थापित होते हैं तथा कार्पोरा कार्डिका द्वारा हीमोलिम्फ में निकलते हैं। अगला पॉइंट है किशोर हार्मोन्स या जुवेनाइल हार्मोन्स। ये जो किशोर या जुवेनाइल हार्मोन्स होता है ये हार्मोन्स कार्पोरा एलाटा द्वारा स्थापित होता है और कीट के रूपांतरण या मेटामॉर्फोसिस को प्रभावित करता है, जो कि अंडाशयों के विकास में शीघ्रता लाता है, या जो अंडाशय हैं उसका विकास इसके कारण जल्दी होता है। जैसे जो कीट हैं वो बहुत जल्दी जनन करने के लिए परिपक्व हो जाते हैं। अगला है निर्मोक हार्मोन्स या मोल्टिंग हार्मोन्स। इसको हम एक्डाइसोन के नाम से जानते हैं। मोल्टिंग हार्मोन्स को इसको जो दूसरा नाम है एक्डाइसोन। ये एक स्टीरॉयड है जो कि मस्तिष्क हार्मोन्स के अंतर्गत प्रोथोरेसिक ग्रंथि से उत्पन्न होता है, जो कि प्रोथोरेक्स में ग्लैंड्स होती हैं उसके द्वारा ये उत्पन्न होता है और कीटों में ये निर्मोचन की क्रिया को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करता है। इसके द्वारा मोल्टिंग कीटों में होती है। अगर वहाँ पर मोल्टिंग हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं होता है तो कीटों में मोल्टिंग अवरुद्ध हो जाती है, जिसके कारण कीट अपनी वृद्धि नहीं कर पाते हैं। अगला पॉइंट है कीटनाशक की विषाक्तता सामान्यतः LD50 से व्यक्त की जाती है। LD50 का मतलब होता है लेथल डोज। अगर किसी भी रासायनिक पदार्थ का या किसी भी दवा का अगर हम छिड़काव करते हैं तो वहाँ पर इंसेक्ट की या भी किसी भी जीव की अगर पॉपुलेशन 50% तक कम हो जाती है तो उसे हम LD50 या लेथल डोज 50 के नाम से जानते हैं। अगला है कलर लेबल टॉक्सिसिटी। जो आपके दवाओं के पैकेट या कंटेनर पर देखते होंगे कि वहाँ पर कलर इस प्रकार से एक साइन बना होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के कलर लाल, पीला, नीला या ग्रीन बना होता है। तो वो जो कंटेनर है वो उसके अंदर उपस्थित जो रासायनिक पदार्थ हैं उनकी विषाक्तता को बताने का कार्य करता है कि हमारा जो वहाँ पर रासायनिक पदार्थ है वो कितना टॉक्सिक है। अगर वहाँ पर
रेड होता है तो उसे हम एक्सट्रीमली टॉक्सिक मानते हैं, मतलब अत्यधिक जहरीला है। अगर येलो है तो वो हाईली टॉक्सिक है, यानी अधिक टॉक्सिक या जहरीला है। अगर वहाँ पर ब्लू टिक रहता है तो इसका मतलब है कि वो सामान्य टॉक्सिक है, मॉडरेटली टॉक्सिक है। अगला ग्रीन अगर वहाँ पर है तो वो आपका स्लाइटली टॉक्सिक है, जो कि कम विषैला होता है। अगला पॉइंट है इंसेक्टिसाइड फार्मूलेशन। इंसेक्टिसाइड फार्मूलेशन का इसमें दो प्रकार से फार्मूलेशन होता है। एक तो सॉलिड फार्मूलेशन, जो जिसमें आपका डस्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, या फिर ग्रेन्यूल्स या दाने के रूप में जो दवाएं आती हैं इनका प्रयोग किया जाता है। लिक्विड फार्मूलेशन में आपके ईसी या एमएलसी फिएबल कंसनट्रेट, यहाँ पर फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें आपका कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, तो इसको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला है WDP या WP। इसका मतलब होता है वाटर डिस्पर्सिबल पाउडर या वेटेबल पाउडर। अगला है WSP या SP, वाटर सोल्यूबल पाउडर, जो कि लिक्विड फार्मूलेशन या जो द्रव या तरल पदार्थ के रूप में वहाँ पर दवाएं बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपसे सिर्फ फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, इसको ध्यान में रखना है। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।